हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। वेलकम टू एंजल्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज हम लोग अगस्त मेगा टेस्ट का सॉल्यूशन देखने वाला है। चलो चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 46। ठीक। चलो, 46 में क्या बोला है जरा ध्यान रखो। 46 में बोला है द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एन इन एटम इन NO3 माइनस NO2 प्लस एंड NH4 प्लस आयन रिस्पेक्टिवली। ठीक है, हमारे पास ऐसे तीन आयन है जिसका हमको क्या निकालना है, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, देखो, हाइब्रिडाइजेशन निकालने का एक सिंपल फॉर्मूला है जिसको हम Z इज इक्वल टू लिखते हैं 1/2। ओके, फिर ब्रैकेट में लिखते हैं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, मैं पहले लिख लेता हूँ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, फिर हम लोग करते हैं प्लस, जो कि होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, फिर माइनस हम लोग करते हैं पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। ठीक, एंड फिर हम लोग करते हैं प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम। ठीक है, तो मोनोवेलेंट एटम। चलो ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं किसके लिए, तो NO3 माइनस आयन के लिए। देखो, नाइट्रोजन 1/2। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ना, टोटल कितने होते हैं, Z इज इक्वल टू 7। हम लिख लिया 2 और 5। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 प्लस, क्या नेगेटिव चार्ज है, हाँ है, तो लिख दो 1। फिर माइनस पॉजिटिव चार्ज है, नहीं है तो 0। नंबर ऑफ मोनोवेलेंट, मोनोवेलेंट का मतलब होता है नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, है ना। बट ऐसा तो कुछ है नहीं, सीधा ऑक्सीजन है। तो फिर भी हम लोग क्या लिखेंगे, +0। तो आपका पहले का जो आंसर आएगा वो 6/2 होगा, दैट इज 3। मतलब आपका आंसर होगा sp2। चलो, ये बात समझ में आ गई। तो फर्स्ट आपका आंसर होना चाहिए sp2 वाला। तो ऐसे आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। चलो, तो दो ऑप्शन तो निकल गए, है ना, तो इसके बारे में सोचना ही नहीं है। देखो, अगर आप लोग एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, इससे आपको दो ऑप्शन ऑटोमेटिकली गायब हो जाएंगे। ठीक है, तो वो भी एक प्रैक्टिस आपकी रहनी चाहिए। चलो, उसके बाद हम लोग सेकंड चेक करते हैं। देखो, उसके बाद लिखा है NO2 प्लस। NO2 प्लस में कितना होगा, तो देखो, Z इज इक्वल टू 1/2। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन में कितने हैं, सॉरी, सेंट्रल मेटल एटम नाइट्रोजन 5 है। ओके, प्लस क्या नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि यहाँ पे +1 है तो नेगेटिव चार्ज 0 है। ओके, फिर माइनस एक पॉजिटिव चार्ज है और +0। ठीक है, देखो 1/2, 5 में से एक चला गया 4, 4/2 आपका कितना हो जाएगा 2। मतलब आपका हाइब्रिडाइजेशन होगा SP। तो सेकंड SP होना चाहिए। तो किस में दिखाई दे रहा है, बॉम्बे में। बस आपका आंसर आ गया बॉम्बे। बॉम्बे इज योर करेक्ट आंसर। चलो, समझ में आ गया, ये आपको ध्यान में रखना है। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। हाउ मेनी बॉन्ड एंगल ऑफ 90 डिग्री आर प्रेजेंट इन SF6। SF6 में 90 डिग्री वाले कितने बॉन्ड एंगल प्रेजेंट है ना। आई होप आपने लिख लिया होगा, तो मैं निकाल देता हूँ यहाँ से। ठीक है, और हम लोग ड्रॉ करते हैं SF6 का पहले स्ट्रक्चर। तब हमको जाके पता चलेगा कि ये स्ट्रक्चर कैसा है और उसको मुझे इसके साथ कैसे डील करना है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास ये एक 3D में मैं ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से एक फ्लोरीन ले लो। यहाँ पे क्या है, एक सल्फर है। ठीक है, और एक फ्लोरीन होता है ऐसे नीचे। ठीक है, तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको टोटल ये देखने की कितने बॉन्ड बना रहा है। देखो, 1 2 3 4 ये बॉन्ड, एक ऊपर है और एक नीचे है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देखो, फ्लोरीन जो है वो सल्फर के साथ टोटल कितने बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, तो नीचे जो फ्लोरीन है ना, क्योंकि एक्सिस यहाँ पे ऐसे फ्लोरीन कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4। तो ये फ्लोरीन, नीचे वाला फ्लोरीन सबके साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा होगा। ठीक है, तो नीचे आपको कितने, 4 बॉन्ड मिलेंगे। सिमिलरली ऊपर वाला जो फ्लोरीन है ना, वो भी सबके साथ कितने, तो ऐसे 4 बॉन्ड बना रहा होगा 90 डिग्री वाला। तो 4 बॉन्ड ऊपर बनाएगा और 4 बॉन्ड कहाँ बनाएगा, नीचे। दूसरा, ये जो है ना सल्फर, वो इस तरीके से अटैच है। देखो, एक 90 डिग्री ए, एक 90 डिग्री ए, एक 90 डिग्री ए और एक 90 डिग्री ए। तो आपके जो प्लेन है उसमें भी 4 बॉन्ड मिलेंगे। ऊपर वाला फ्लोरीन है वो भी प्लेन के साथ 4 बॉन्ड बना रहा है। नीचे वाला फ्लोरीन है वो भी प्लेन के साथ 4 बॉन्ड बना रहा है। मतलब टोटल बॉन्ड कितना बना रहा है, 12 बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बॉम्बे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके। चलो, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। बोला है इन विच ऑफ द फॉलोइंग हैव स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो,
हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड किस में होगा? सॉलिड में होगा, H2O। ठीक है, वाटर है, गैसेस में तो बहुत कम कम होगा, है ना, बहुत मतलब लोअर होगा। इससे थोड़ा ज़्यादा लिक्विड में होगा और इससे सबसे ज़्यादा सॉलिड में होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना। ओके, चलो आगे चलते हैं। 49, 4 एटम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आर। ठीक है, और अलग अलग आपको L, Q, M और R आपको गिवन है, और पूछा है द एलिमेंट विच फॉर्मेट डाई एटॉमिक मोलिक्यूल वेरी फास्ट, मतलब कौन फटाफट बना सकता है, जैसे कि M2 हो गया, तो M2 कौन फटाफट बनाएगा? देखो तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो कौन सी है, 1s2 2s2 2p1, 2 4 और 5। आपका बोरोन आता है, मतलब यहाँ पे क्या बनना चाहिए? B2 बनना चाहिए। फिर ये सोडियम है, तो सोडियम तो अकेला होता है, ये तो बनाएगा ही नहीं, मतलब Q तो आपका ऑप्शन आएगा ही नहीं कभी। M 1s2 2s2 2p5, ये फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन F2 बना सकता है। और ये 1s2 2s2 2p6, ये C2 है। देखो सबसे फास्टेस्ट कौन बना सकता है डायटोमिक मॉलिक्यूल? हाँ, जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, मतलब आपका फ्लोरीन बना सकता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बॉम्बे M। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक, चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50, विच इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। थोड़ी जगह बना लूँ। 50 में क्या बोला है? एक असर्शन गिवन है, ए बोला है एनी ऑर्बिट कैन एकोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। सही बात है, क्योंकि किसी भी ऑर्बिट होगा यानी कि कक्षा जिसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? तो 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। चलो 2 इलेक्ट्रॉन हम लोग भर लिया। रीजन में दिया है कि 2 इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट कांट हैव सेम स्पिन। मतलब यहाँ पे पॉली भी आ गया ना, तो पॉली भी यही बता रहा है अगर 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे तो दोनों की स्पिन कैसी होगी? ऑपोजिट होगी। एक +1/2 होगा तो एक -1/2 होगा। दैट मीन्स जब आप पॉली के रूल को फॉलो करोगे तो जो ऊपर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है वो ऑपोजिट स्पिन से भरा जाएगा। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बॉम्बे, क्योंकि बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि ये अपना करेक्ट एक्सप्लेनेशन दिखा रहा है। ठीक है, तो बी आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि आपको याद रखना है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे, क्वेश्चन समझते हैं। 51 बोला है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ XCO3 और दूसरा बोला है XCO2F2। ठीक है, चलो सबसे पहले यहाँ पे निकालने का ट्राई करो। तो Z इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, XC यहाँ पर उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 8 होते हैं। ठीक है, प्लस कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है तो +0 हो गया। ओके, फिर प्लस माइनस पॉजिटिव चार्ज, तो क्या पॉजिटिव चार्ज है तो ये भी 0 हो गया। प्लस मोनोवेलेंट एटम कितने हैं? हाँ, तो 2 है। तो टोटल कितना हो गया? 10/2 इज इक्वल टू 5। मतलब आपका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d। देखो एक S, P और D, 5 हो गया। हाँ, तो ऐसा ऑप्शन दिखाई दे रहा है? हाँ, फर्स्ट में ही दिखाई दे रहा है। देखो, वाह वाह, बाकी किसी ऑप्शन में है ही नहीं, तो आगे का मत नहीं क्यों, है ना। और फिर भी अगर आप लोग XCO3 का निकालना चाहते हो तो भी निकाल सकते हो, है ना, XCO3। तो चलो XCO3 में Z इज इक्वल टू 1/2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8। प्लस क्या नेगेटिव चार्ज है? नहीं है। क्या पॉजिटिव चार्ज है? नहीं है। क्या मोनोवेलेंट है? नहीं है, कुछ भी नहीं है। आगे 8/2 दैट इज 4, मतलब sp3। आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो कौन सा होगा? ए होगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा और इजी क्वेश्चन हाइब्रिडाइजेशन का। ठीक है, आई होप आपने करेक्ट किया होगा। ठीक है, तो इसके बाद बोला है 52 इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल सेंट्रल एटम हैज हायर परसेंटेज एस कैरेक्टर इन इट्स बॉन्ड पेयर। ठीक है, बोला है मतलब एस कैरेक्टर किस में सबसे ज्यादा है, वो चेक करने के लिए सिंपल हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लो, है ना। तो देखो यहाँ पे एकमात्र ऑप्शन ये है कि जो हाइब्रिडाइजेशन शो करता है वो भी sp3। बाकी जो है AsS3, PS3, H2S3, वो हाइब्रिडाइजेशन शो करते ही नहीं है। ठीक है, याद रखना, मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे कि H2S हो गया। ठीक है, उसके बाद H2HC जो गिवन है वो हो गया, फिर PS3 हो गया, AsS3 हो गया। ठीक है, फिर SbS3 हो गया, एक्सेट्रा। ये सारे के सारे हाइब्रिडाइजेशन शो नहीं करते, उसमें एस कैरेक्टर मिलेगा ही नहीं आपको। एकमात्र ऑप्शन ये है बी, जिसमें वो हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, ठीक। तो
52 में जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बॉम्बे GeH4। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में। देखो 53 में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन अरेंज्ड इन ऑर्डर डिक्रीजिंग डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट तो उसका एक डायरेक्ट ऑर्डर ही है, Cl का सबसे ज्यादा होता है इन दिस केस, देन फ्लोरीन आएगा, देन Br आएगा एंड देन आयोडीन आएगा। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ दिखाई रहा है, Cl सबसे ज्यादा हो, एक ये रहा एक ये रहा, फिर फ्लोरीन आना चाहिए तो इसी में है, बाकी इसमें नहीं है। बस गया, आ गया आपका आंसर है। समझ में आ गया। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आपको उसको ऑर्डर याद रखने होते हैं, जिससे आपका उसका आंसर आ जाए। ठीक है, चलो इसके बाद 54 बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट हैव बेंट शेप। बेंट शेप तो देखो H2O तो बेंट शेप करता है ना, सबको पता है ये तो, H बेंट शेप हो गया। O3 का भी डबल बॉन्ड O है, O बेंट शेप होता है। SO2 का भी बेंट शेप होता है। ठीक है, एकमात्र ऑप्शन ऐसा है NH4 प्लस जिसमें क्या होगा, आ, वो बोलते हैं ना टेट्राहेड्रल शेप जैसा हो। ठीक है, तो उसमें बैंड शेप आपको नहीं मिलेगा। तो किस में नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा NH4 प्लस में। चलो ये बात समझ में आ गई। आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो है NH4 प्लस। ठीक, चलो इसके बाद चलते थोड़ा आगे। देखो पूछा है कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ इज ऑफ, मतलब मैक्सिमम स्ट्रेंथ किस में होती है। देखो आपको इसका एक डायरेक्ट ऑर्डर होता है जो आपकी एनसीईआरटी में डायरेक्ट गिवन है, जो कि आपको याद भी रखना होता है। ठीक है, तो देखो वो ऑर्डर कौन सा है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आपके लिए। नेक्स्ट टाइम आप भी ऐसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग ध्यान रखो। 1s में सबसे ज्यादा होता है, फिर 1s2p में आता है, देन 1s2s में आता है। देखो ये थोड़ा एक्सेप्शन टाइप दिख रहा है ना 1s2p, हाँ तो उसमें सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो 1s ऑप्शन है क्या, नहीं है। 1s2p ऑप्शन है, हाँ, है, तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ इसमें होगी। इसके बाद 1s2s तो वो तो है ही नहीं, चलो चला गया। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, 1s2p टाइप का होगा। ये आपके एनसीईआरटी में सीधा है। ठीक है, ये सीधा क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी में से, वो ऑर्डर आपको याद करना होगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को याद करके आए होंगे और आपने करेक्ट ही किया होगा। ठीक है, चलो इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 बोला है, विच इज नॉट करेक्टली मैच। हाँ तो देखो हम पीछे से चलते हैं। XCO2, हाँ तो XCO2 लीनियर ही होता है, सबको पता है। FF लीनियर है, मतलब ये करेक्ट है। XCO4 स्क्वायर पिरामिडल होता है ना, XC, ये F F F F और इसके ऊपर डबल बॉन्ड हो तो स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा, पिरामिड की टाइप दिखेगा, तो ये भी करेक्ट है। फिर ClF3 तो बैंड शेप स्ट्रक्चर होगा Cl के साथ, मतलब बैंड टी शेप होगा, F F और F टी टाइप बनाएगा, मतलब ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन कौन सा रहा XCO3, क्योंकि XCO3 है ना, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ट्रायगोनल पिरामिडल होता है। XC ट्रायगोनल पिरामिड, डबल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड, ऐसा होता है। तो ट्रायगोनल पिरामिडल होता है, बाय पिरामिडल नहीं होता। समझ गए, XCO3 का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ट्रायगोनल पिरामिडल, बाय पिरामिडल नहीं होता। इसलिए पूछा है नॉट करेक्टली मैच, मतलब इसका आंसर होगा XCO3 ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 में। 57 में बोला है कि व्हाट इज फॉर्मल चार्ज एंड बॉन्ड ऑर्डर इन CO3 2 माइनस आयन। ठीक है, देखो फॉर्मल चार्ज तो होता है 0.66। ठीक है, क्योंकि कॉनिकल स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, CO3 2 माइनस आयन। तो टोटल ऑक्सीजन एटम कितने, 3 है, चार्ज कितना है 2, 2/3 कर लो, आपका आंसर आएगा 0.66। तो 0.66 कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ओके, तो ऐसा दो ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ठीक, चलो सेकंड हम लोगों को क्या चेक करना है, हाँ बॉन्ड ऑर्डर चेक करना है ना। बॉन्ड ऑर्डर कैसे चेक करोगे, बॉन्ड ऑर्डर इसके लिए सिंपल फॉर्मूला NB माइनस Na। ठीक है, चलो तो NB माइनस Na करने पे टोटल कितना आ रहा है, 1/2 NB है ना। तो NB टोटल यहाँ पे कितना हो जाएगा, NB होगा CO3 2 माइनस है ना,
4, क्योंकि CO3 2 माइनस आयन में चेक करना है तो और अगर आपने इलेक्ट्रॉन से लिखा हो तो डायरेक्ट भी याद होगा, ठीक है। आप लोग अगर यहाँ से ना जाए तो भी आपको बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्ट ही समझ में आ जाएगा। 1.5 तो नहीं होगा, ठीक है, तो इसके नियर इट थोड़ा कम होगा, ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन के हिसाब से। तो इसका आंसर होगा 1.33 के आसपास। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, 0.66 और 1.33, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि CO3 2 माइनस आयन है तो उसके 3 कॉनिकल स्ट्रक्चर मिलते हैं आपको। कॉनिकल स्ट्रक्चर मतलब वही आपके है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, चलो चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 58। 58 में क्या बोला है, बोला है कि एटम इन अ कोवेलेंट मॉलिक्यूल आर सेड टू शेयर इलेक्ट्रॉन yet some covalent molecules are polar, बराबर है। In polar covalent molecule the shared electron are more attracted toward one of the atom due to high electronegativity। तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा तभी तो वो मोर अट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो मतलब दोनों ही करेक्ट है और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी शो कर रहा है। मतलब आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, डी होगा, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना था, एक इजी क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद द बॉन्ड एनर्जी ऑफ He2+ एंड HeH+। तो देखो यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, तो एक तो दिया है He2+ और एक है HeH+। तो हमको पता है कि अगर आप लोग उसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल दोगे, बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, है ना। तो जिसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी वो, बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी मतलब उसका बॉन्ड ऑर्डर भी ज़्यादा होगा, ठीक है। चलो सबसे पहले आप लोग निकालो He2+ में, तो He2+ में बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, तो 1/2 He+ मतलब टोटल 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए ना। 3 इलेक्ट्रॉन हो गए तो सिग्मा 1s में 2 होंगे और सिग्मा स्टार 1s में 1 होगा, मतलब 2 - 1 एक हुआ ना। 2 - 1 मतलब 1/2, 1/2 मतलब 0.5। तो He2+ है उसमें बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 0.5। अब निकालो HeH+ में, तो HeH+ में तो कितना होगा, तो 1/2 HeH, है ना। तो टोटल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे NB में। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 1/2 मतलब 2/2 दैट इज 1। बॉन्ड ऑर्डर किसका ज़्यादा है, HeH+ का, हाँ, की एनर्जी भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, HeH+। ओके, डी ऑप्शन तो कांट प्रिडिक्टेड है, सी आपका करेक्ट आंसर होगा। बात समझ में आ गई, तो आपको ध्यान रखना है। तो जैसे आप अगर बॉन्ड ऑर्डर निकाल दोगे आपको आपका करेक्ट आंसर मिल जाएगा, ठीक। चलो इसके बाद चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 60 है ना। चलो अब 60 में क्या बोला है, ध्यान रखो। बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज p पाई d पाई बॉन्डिंग। सबसे इजी क्वेश्चन है, देखो NO3 तो उसमें भी p ऑर्बिटल प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन में भी p, तो मतलब ये मेनली p पाई बॉन्ड फाउंड कर सकते हैं। BO3 देखो इसमें भी p होता है, ऑक्सीजन में p, तो ये भी p पाई बॉन्ड शो करते हैं। कार्बन में भी p, ऑक्सीजन p, मतलब ये भी p पाई बॉन्ड शो करेंगे। सल्फर, हाँ, तो उसमें एक 3p होता है और वैकेंट 3dp होता है, और ऑक्सीजन में तो p होता है, तो ये बना सकता है d पाई p पाई बॉन्ड। यार आपका ऑप्शन आ गया, आपका आंसर डी ऑप्शन, SO4 2 माइनस आयन। बस ऑर्बिटल देख के भी आप लोग बता सकते हो कि इसका आंसर कैसे आएगा, समझ गए, ठीक है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग हैव फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर। फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर अभी हमने आगे किया था, ठीक है। 14 होगा तो 3, 14 15 16 17 18, तो 3 2.5 2 1.5 1, यहाँ पे होगा 13 12 11, तो 2.5 ना 2, फिर 1.5। तो देखो ऑक्सीजन में कितना होता है, 16, 16 में कितना होता है, 2 होता है इसमें। N2 14, 14 में कितना होता है, 3 होता है। C2 12, 12 में कितना होता है, 2 होता है। बट F2, हाँ, F2 में कितना होगा, F2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होता है, 9 18, 18 और 1 19, 19 में कितना होता है, 0.5। आपका आ गया आंसर कौन सा, F2 माइनस।
आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? F2-1 होगा। समझ गए? उसके बाद 62, 16 ग्राम ऑक्सीजन गैस हैज द सेम नंबर ऑफ मोलिक्यूल एज इन। तो किस में नंबर ऑफ मोलिक्यूल सेम होंगे? तो देखो पहले तो 16 ग्राम ऑक्सीजन में कितना होता है, तो मास अपॉन मोलिकुलर मास, क्योंकि मोल फाइंड करने पड़ेंगे ना। हाँ, तो मास तो कितना है 16, मोलिकुलर मास कितना होता है 32, मतलब 1/2 मोल। और मोलिक्यूल फाइंड करने के लिए उसको Na से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो आपका आंसर 1/2 Na किस में आ रहा है। चलो, अगर मैं ए ऑप्शन की बात करूँ तो पहले मैं मोल फाइंड करूंगा, तो 16 अपॉन ये कितना होता है 16 और 12, 16 12 6 7 8 2 28, तो मतलब ये तो सेम नहीं होगा ना। हाँ, तो ये तो ऑप्शन गया, तो पहले गया। सेकंड देखो 28, बी ऑप्शन, मोल फाइंड करो 28 ग्राम, और 14 इंटू टू 28 इंटू Na, आपका आंसर आ गया 1 Na। तो ये भी मैच नहीं हो रहा है, मतलब ये भी गया। चलो ये 2 ग्राम H2 देखो, तो सी ऑप्शन, सॉरी डी ऑप्शन चेक करो, मोल, तो 2/H2 का मास भी 2 है इंटू Na, तो सेम आ गया 1 Na। तो ये भी नहीं होगा, एकमात्र ऑप्शन ये है सी। सी में चेक करो मोल कितने होते हैं, तो मास कितना है 14, तो 28 इंटू Na, दैट इज 1/2 Na। हाँ, तो किस में मैच कर रहा है भाई? सी में मैच कर रहा है। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सी होगा। समझ में आ गया? तो आपको सिर्फ मोल फाइंड करने हैं और उसको Na से मल्टीप्लाई कर देना, बात खत्म। ठीक है, क्योंकि सब में देखो दो 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 है, तो एक एक ही मोलिक्यूल होता है। ठीक, इजी था ना? इजी, बहुत इजी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 63, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो, तो फर्स्ट बोला है लो ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज नॉट फॉलोड बाय न्यूक्लियर रिएक्शन। हाँ, न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाइड नहीं होगा, क्योंकि वो फॉलो नहीं करते। कंजर्वेशन ऑफ मास में होता है कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, Mr इज इक्वल टू MP। बट न्यूक्लियर रिएक्शन में ऐसा नहीं होता है, वो कभी भी इक्वल नहीं होते। तो मतलब ये भी बोला है कि नॉट फॉलोड बाय न्यूक्लियर रिएक्शन, मतलब करेक्ट है आपका स्टेटमेंट पर। विजय बोला है कि लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन इज नॉट ओबेड व्हेन द एलिमेंट एग्जिस्ट इन आइसोटोपिक फॉर्म H2 एंड D2O। हाँ, तो देखो लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन क्या था कि अगर आप H2O कहीं से भी ला रहे हो, तो इसमें H2 और O का जो परसेंटेज है 1:8 सेम होना चाहिए। ठीक है, क्या इसमें सेम होगा? नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी नॉट ओबेड मतलब सेम नहीं हो रहा है। ये मतलब इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट कैसा है? करेक्ट है। तो आपके दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, इसका मतलब बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। आपका करेक्ट आंसर कौन सा आ जाएगा? बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। ठीक है, समझ में आ गया? तो चलते आगे, क्वेश्चन नंबर 64, एसरसन बोला है 1 mole H2 गैस, 1 mole N2 गैस हैव सेम वॉल्यूम एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। देखो हम लोग जब सेम टेम्परेचर और प्रेशर की बात करते हैं ना, तब हम लोग लिखते हैं उसको PV इज इक्वल टू NRT, आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, और जब 1 मोल गैस एट NTP ऑक्यूपाइड 22.4 लीटर, तब हम लोग लिखते हैं STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो वो टेम्परेचर एंड प्रेशर स्टैंडर्ड होता है, जिसको हम लोग प्रमाणित बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इक्वल है, इसका मतलब ये आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, मतलब कि अगर मैं बोला जाऊं तो यहाँ पर एसरसन कैसा है? ट्रू है। और 1 मोल गैस एट NTP ऑक्यूपाइड 22, वो कितना होता है? 22.4 लीटर होता है ना, और इतना तो होता ही नहीं है, 24.4 थोड़ी ना होता है, 22.4 होता है। मतलब आपका रीजन कैसा है? गलत है। और स्टेटमेंट 1 वो कैसा है? सही है। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? बी होगा, एसरसन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। याद रखना, अगर यहाँ पर ऐसा लिखा होता कि 1 मोल गैस एट NTP ऑक्यूपाइड 22.4 लीटर गैस, तो करेक्ट होता। बस यहाँ पे 22.4 लीटर है, जो कि इनकरेक्ट हो जाएगा। ऐसे आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखना। ठीक है, तो फिर चलते आगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 65, आई होप बाकी का आपने ये सारा लिख लिया होगा, मैं निकाल दे रहा हूँ। ठीक है,
अब कुछ कैलकुलेशन आएगी जो आपको करनी है, मेरे को भी करनी है ना। चलो करते हैं साथ। चलो, आई होप आप लोग भी पेन नोट लेके बैठ गए होंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि N2 प्लस 3H2 गैस गिव्स 2NH3 गैस। ठीक है, देखो अब बोला है मैक्सिमम मोल ऑफ एमोनिया दैट कैन बी फॉर्मेड व्हेन 2 मोल्स ऑफ N2 इज हीटेड विद 3 मोल ऑफ H2। चलो यस, पहले तो ये चेक करो, जब ये 1 मोल है तब ये कितना यूज हो रहा है, 3 मोल, और बर्न कितना रहा है, 2 मोल। चलो ये तो क्लियर है आप लोगों को। ओके, अब देखो फॉर्मेट 2 मोल ऑफ N2 मतलब 1 से कितना कर दिया है, 2 मोल। तो 2 मोल के लिए रिक्वायर्ड कितना है, 6 मोल ना, क्योंकि ये डबल है, ये भी डबल यूज होगा, 6 मोल। बट मेरे को H2 गिवन कितना है, सिर्फ 3 मोल। मतलब आप N2 के मोल बढ़ा रहे हो बट H2 के मोल तो वही है। तो अगर मुझे 2 मोल N2 की रिएक्शन H2 के साथ करवानी है तो कंपलसरी 6 मोल H2 मेरे पास होना चाहिए। बट मेरे पास तो कम है, कितना है, 3 मोल, क्योंकि आपको 3 मोल गिवन है। तो आपका लिमिटिंग रिएजेंट कौन बन जाएगा, कौन बन जाएगा, H2 बन जाएगा। देखो रिएक्शन से सीधा ले लो, 3 मोल से 2 मोल बन रहा है तो वापस 3 मोल से कितना बनेगा, 2 मोल ही बनेगा। समझ में आ रहा है? आपका आंसर होगा वो कितना होगा, 2 मोल होगा। समझ में आ गया, ये आपको याद रखना है। ठीक, चलो इसके बाद चलते आगे। 66 बोला है सैंपल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ 6.022 into 10⁻23 कार्बन। मतलब चलो कार्बन कितने हैं, 6.023 टू 10⁻23। ठीक, इसके बाद है हाइड्रोजन H जो कि कितना है, वो है 1.8069 टू 10⁻24। और एक कौन सा है, ऑक्सीजन, जो कि है 3.01 इंटू 10⁻23। ठीक, चलो सबको क्या करना पता है, हाँ समझ गए होंगे, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करना है। तो 6.0 इंटू 10⁻23, यहाँ पर भी 6.0 इंटू 10⁻23, यहाँ पर भी 6.0 इंटू 10⁻20। क्या आप कर सकते हो उसको, कर सकते हो ना। यहाँ से करोगे तो कितना बचेगा, 1। यहाँ से अगर करोगे ना तो ये देखो जस्ट इसका 3 टाइम्स दिख रहा है, ये 3 आएगा, 0, वो देखो पावर निकालोगे ना तो 3 हो जाएगा। और ये जस्ट इसका 1/2 लग रहा है, लग रहा है ना। हाँ। आपका कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 3 है, और ऑक्सीजन कितना है, 1/2। तो क्या करना है, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा ना। हाँ, तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, C2H6 और O। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, C2H6 हो, बाकी किसी में सेट नहीं होगा। आपका करेक्ट आंसर होगा बॉम्बे, C2H6O। फिर आप लोगों को ये समझ में आ गया, क्लियर है। तो इसके बाद चलते हैं आगे। हाँ क्या बोला है देखो, 67 द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम n=4 to n=1 इन हाइड्रोजन विल बी। हाँ मतलब कुछ नहीं करना है, क्या निकालना है, वेवलेंथ निकालना है। ठीक है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 1/λ। तो 1/λ इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर। हाइड्रोजन के लिए 1 का स्क्वायर 1 होगा, इलेक्ट्रॉन आ रहा है 4 से 1, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, तो 1/λ इज इक्वल टू आर, ये कितना होगा, 15/16 होगा। ठीक है, और अगर लैम्बडा करोगे तो 16 इंटू 912/15। जब आप उसका पूरा कैलकुलेशन करोगे तो आपका आंसर आएगा 9.72 टू 10⁻⁻8 मीटर। समझ गए, ये आपको ध्यान में रखना है। आपका करेक्ट आंसर आपको दिख रहा होगा बॉम्बे में। ठीक है, ये आपको याद रखना है, समझ गए। उसके बाद चलते हैं 68। तो 68 भी थोड़ा इजी क्वेश्चन है अगर आप अच्छे से समझ लो तो। देखो, इफ द मास ऑफ न्यूट्रॉन बिकम्स डबल एंड द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम हाफ of it, then calculate mass of 6 is 12 and calculate rise temperature, sorry percentage, कितना परसेंटेज हुआ। देखो पहले तो क्या करो पता है, सिंपल ये लिखो एलिमेंट कौन सा है, तो 6 से 12। चलो इसमें प्रोटॉन कितना है, 6, न्यूट्रॉन भी कितना है, 6। तो टोटल मास, एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या था, टोटल एटॉमिक मास। तो नंबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन कितना है, 6 + 6 इज इक्वल टू, सॉरी 12 हो जाएगा ना।
अब क्या बोला है कि जो न्यूट्रॉन का मास है वो डबल हो रहा है, मतलब इसको कर दो डबल, और इलेक्ट्रॉन का मास हाफ हो रहा है। अब मुझे बताओ एटॉमिक मास में इलेक्ट्रॉन का मास कौन लेता है? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है, ध्यान रखना। तो इलेक्ट्रॉन का मास का कोई बात ही नहीं करेगा, तो कितना राइज होगा, मतलब कितना बढ़ेगा? तो न्यूट्रॉन का मास अभी 12 हो गया है, और प्रोटॉन तो कितना है, 6 ही है, तो टोटल कितना हो गया 18। तो पहले 12 था, अभी डबल करने पे कितना हो रहा है 18। देखो इलेक्ट्रॉन का मास हाफ करो, डबल करो, 3 टाइम्स करो, 5 टाइम्स करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास एटॉमिक मास में हम लोग नहीं लेते, क्योंकि वो नेग्लिजिबल है। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मास हाफ करे या कुछ भी करे, आपको उसको नेग्लेक्ट ही करना है। तो समझ गए, बात समझ में आ गई। तो जो नया मास होगा वो कितना है, तो 18 18 क्या होगा, 18 AMU होगा। चलो बात समझ में आ गई, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 18 वाला देखो एकमात्र ऑप्शन 18 है, और एक ऑप्शन ये है, मतलब दो ऑप्शन ऐसे है। हाँ, मतलब दूसरा आपको निकालना है कि कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है। पहले 12 था, अब कितना हो गया 18। तो कुछ नहीं करना है, परसेंटेज निकालना है, तो 18 माइनस 12 अपॉन 12 इंटू 100 कर दी। ठीक है, तो ये टोटल ओवरहेड कितना आ जाएगा 50%। आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, 18 एंड 50%। तो बात समझ में आ गई, क्लियर है? ओके, इसके बाद चलते हैं 69। क्या बोला है, द ऑर्बिटल डायग्राम इन विच आउफबाउ प्रिंसिपल इज वायोलेटेड इज, मतलब जो डायग्राम गिवन है वो कौन सा आउफबाउ रूल के ऑपोजिट है, वायोलेटेड है, मतलब आउफबाउ रूल को फॉलो नहीं करता। ठीक है, देखो अब ने क्या बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सबसे पहले लोअर इलेक्ट्रॉनिक या सब शेल में भरा जाएगा, देन किस में भरा जाएगा, हायर शेल में भरा जाएगा। ठीक है, तो पहले पूरा एक भर जाना चाहिए, इसके बाद आगे जाएगा। तो देखो इसमें 2s पूरा भरा हुआ है, फिर आगे जा रहा है, मतलब ये तो फॉलो कर रहा है। देखो इसमें एक खाली और बाकी के भर रहे हैं, मतलब ये फॉलो नहीं कर रहा है। ये भरा हुआ है, आगे के भर रहे, करेक्ट है। ये भरा हुआ है, आगे के भर रहे, करेक्ट है। मतलब बी ऑप्शन ऐसा है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन पहले 2s में नहीं भरा गया, इसमें भरा गया है 2p में भरा गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, 2p में नहीं भरना है, पहले 2s कंप्लीट करना है, देन आपको 2p में इलेक्ट्रॉन भरना है। समझ गए, क्योंकि ऑफ बॉक्स रूल्स वही बोलता है फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, हाँ लोअर सबशेल में जाएगा, देन वो धीरे धीरे पूरा लोअर भर जाए, इसके बाद वो हायर में जाएगा। फिर समझ में आ गया? ठीक है, तो बी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद चलते आगे, क्वेश्चन नंबर 70। देखो क्या बोला है, इफ द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम इज v, तो v का हमारे पास फॉर्मूला है 2.18 इंटू 10⁶ z बाय n मीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, देखो 1.28 सॉरी 2.18 इंटू 10⁶ हीलियम बोला है, हीलियम के लिए z कितना होता है 2, और यहाँ पर बोला है सेकेंड ऑर्बिट, तो n भी 2 होगा, और उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, v है। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ही बोलते हैं। खैर, दूसरा बोला है देन द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोर ऑर्बिट, हाँ तो वो भी कितनी हो जाएगी, इसके लिए भी v इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁶ z कितना होगा हाइड्रोजन के लिए 1, फर्स्ट ऑर्बिट भी 1 मीटर सेकेंड इंग्लिश, मतलब ये दोनों तो सेम ही है ना। हाँ, तो जो स्पीड ऑफ वेलोसिटी या स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन है या वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है हीलियम के लिए, वही किसके लिए होगा, हाइड्रोजन के लिए भी होगा। खैर, आपका आंसर कौन सा होगा, बी, सी आपका करेक्ट आंसर। समझ गए, आपको ये भी छोटी छोटी बातें ध्यान में रखनी। क्लियर है? ओके, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71। देखो 71 में क्या बोला है, ध्यान रखना। 71 में बोला है एक असर्शन आपको गिवन है, देखो n इज इक्वल टू 3, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो l इज इक्वल टू कितना होगा 0 1 2, तो m कितना हो सकता है, तो m हो सकता है एक तो 0 हो सकता है ना, फिर बोला है 0 प्लस और माइनस 1 हो सकता है, और बोला है 0 प्लस और माइनस 1 एंड प्लस और माइनस 2, मतलब ये तो करेक्ट ही है ना। डी के लिए देखो 0 होता है, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 होता है, 1 होगा तो 0 प्लस 1, मतलब ये तो करेक्ट ही है। ठीक है, चलो दूसरा रीजन देखते हैं। फॉर ईच वैल्यू ऑफ एन देर आर 0 to n-1 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एल। हाँ, तो एल के लिए मैंने बताया था 0 से कहाँ होता है, n-1 होता है फॉर एन। ठीक है, ये भी मैंने आप लोगों को लिखवाया था। और फॉर ईच वैल्यू एल, एल भी कहाँ से कहाँ फॉलो करेगा, तो
-L2 + L, मतलब बीच में जीरो आ जाता ना, इसलिए इसने ये लिखा 0 to +or-L वैल्यू ऑफ एन। तो एन की वैल्यू कहाँ लिखते हैं हम लोग, -L2 + L, जिसमें जीरो आता है, मतलब ये भी करेक्ट है। एल की वैल्यू हम लोग कैसे लिखते हैं ना, तो एन की जो भी वैल्यू उसमें 0 to n-1 करते हैं, तो ये भी मैंने आप लोगों को लिखवाया था, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। मतलब हाँ, बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। तो आपका आंसर जो है वो करेक्ट ए आएगा, ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि रीजन भी बता रहा है, ये एक्सप्लेन भी कर रहा है, ठीक है। आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, 71, समझ गए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 72 बोला है द इलेक्ट्रॉन लेवल विच अलाउ द हाइड्रोजन टू एब्सॉर्ब फोटोन बट नॉट इमिट इज। अब देखो, अब आप ऐसा समझो कि यहाँ पर है, देखो ये 1s का मतलब 1 होगा, 2s 2p का मतलब 2 में होगा, और 3ad का मतलब 3 में होगा। यहाँ पे s प्रेजेंट है, एक ही होता है, यहाँ पे sp 2 होता है, यहाँ पे sp और d तीनों होता है। अब ये जो 1s है ना, वो ऊपर तो जा सकता है, क्या उससे नीचे जा सकता है, कभी नहीं जा सकता। उसके बाद तो न्यूक्लियस आता है बेचारा, तो वो एब्सॉर्ब तो कर सकता है बट वो इमिट नहीं कर सकता। समझ में आ गया। देखो 2s में, देखो 2s 2p है, वो एब्सॉर्ब करके ऊपर भी जा सकता है और इमिट करके नीचे भी आ सकता है, बट बेचारा हाइड्रोजन, हाँ, इसमें सिर्फ एक ही एस है, तो वो एब्सॉर्ब करके ऊपर जा सकता है बट वो नीचे नहीं आ सकता, क्योंकि न्यूक्लियस आ जाता बात। आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ए होगा। ये अगर किसी ने गलत किया ना, तो बहुत बहुत कम पढ़े हो आप, है ना, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। यार ये बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो 1s वाला फोटोन एब्सॉर्ब तो कर सकता है बट इमिट नहीं कर सकता, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 73, 73 वाला बहुत इजी है। क्या बोला है, इफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम फॉल डाउन फ्रॉम फिफ्थ एनर्जी स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। हाँ देखो, 1 2 3 4 5, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5। अब 5 से इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है, देखो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, मतलब n इज इक्वल टू 2 में आ रहा है, इसी को तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। तो हाउ मेनी लाइंस आर ऑब्टेन इन अल्ट्रा वायोलेट। अरे भाई, n इज इक्वल टू 1 क्या होता है, यूवी, यूवी में तो एक भी लाइन नहीं आ रही है, हाँ, क्योंकि आ ही रहा है बेचारा 2 तक, और 1 वाला तो यूवी होता है, तो यूवी में तो एक भी लाइन नहीं आ रही है, मतलब 0 लाइन आएगी। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन बहुत समझ के अच्छी तरीके से 0 टिक किया होगा, किया है ना, हाँ किया ही होगा। चलो वेरी गुड। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74। क्या बोला है, इन विच हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम द लाइन ऑफ लाइमन सीरीज आर प्रेजेंट इज। देखो लाइमन सीरीज ये रही, पहली वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइमन ही बोलते हैं। तो लाइमन वाला कौन सा होता है, यूवी फील्ड। लो अगला आंसर इसके ऊपर जस्ट इसके जैसे ही था। इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम द लाइन ऑफ लाइमन सीरीज आर प्रेजेंट इन यूवी फील्ड। समझ गए। तो आपका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, ए होगा, यूवी फील्ड, ठीक है। चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 75 बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट आर नॉट, मतलब आपको करेक्ट फाइंड करना है, कौन सा करेक्ट होगा। तो देखो, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस इज द सेम एनर्जी ऑफ फोर्थ ऑर्बिट ऑफ B3+। फटाफट चेक कर ले। तो एनर्जी चेक करनी है, तो E इज इक्वल टू सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम, तो -13.6 इंटू Z², हीलियम का स्क्वायर 4 और ये भी 4, कितना आ गया 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलो फोर्थ बोर ऑफ ऑर्बिट के लिए चेक करो, तो E इज इक्वल टू -13.6 इंटू बेरिलियम, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, और नीचे फोर्थ ऑर्बिट वो भी 16, ये भी कितना आ गया -13.6। मतलब ये वाला तो सही है बेचारा, सही है ना। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आर नॉट पूछा है, मतलब करेक्ट आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो आपका ये तो करेक्ट है। देखो दूसरा बोला है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस व्हेन वी मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। अरे भाई, अगर ये क्वेश्चन समझना है ना, तो हमारा सौर मंडल ही समझ लो। देखो सूर्य जो होता है ना, उसके नजदीक कौन होता है, मर्क्यूरी, बुध होता है ना, तो उसकी स्पीड बहुत है। जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर चलते जाओगे, वैसे वैसे उस ग्रहों की जो स्पीड है वो कम होती जाती है ना। जैसे नेपच्यून हो गया,
सैटर्न हो गया, प्लूटो हो गया, उनका तो 1 साल मतलब बहुत बहुत टाइम लगता है। यह भी बोला है कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस व्हेन वी मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। नहीं भाई, जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाओगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, तो वो ऐसे धीरे 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 घूम रहे होंगे, मगर अगर पास होगा तो स्पीड में घूमेगा। ठीक है, तो बी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो। डिफरेंस ऑफ एनर्जी ऑफ सक्सेसिव ऑर्बिट डिक्रीजेस व्हेन इट्स मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। सक्सेसिव एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। मैंने बोला था ना कि 1 2 का अगर आप लोग लोगे तो 10 पॉइंट समथिंग होता है, फिर ये 1.188 समथिंग होता है। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे ना तो रेशियो है वो कम होता जाएगा, डिफरेंस जो है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। हाँ, तो ये डिक्रीज हो रहा है, मतलब सही बोला है इसने। ठीक है, दूसरा बोला है वेवलेंथ ऑफ एनी मूविंग पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मोमेंटम। देखो भाई, मोमेंटम के लिए एक ही फॉर्मूला है, H/mv, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता ही नहीं है भाई, वो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। देखो, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपके ए और सी बोथ, सिर्फ सी आपका करेक्ट आंसर है। यार बात समझ में आ गई, तो सी आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। ओके, चलो इसके बाद चलते आगे। क्वेश्चन नंबर 76। When an electron in hydrogen atom jumps from n is equal to 4 to n is equal to 1, ultraviolet light is emitted। वाह वाह, वेरी गुड। पता है सबको 4 में से 1 में आ रहा है, तो 1 तो कौन सा होता है, लाइमन होता है। लाइमन में कौन सा होता है, अल्ट्रावायोलेट होता है ना। ये तो करेक्ट है। इफ द ट्रांजिशन कोरस्पॉन्ड n इज इक्वल टू 4 टू n इज इक्वल टू 2, हाँ तो 2 में मतलब कौन था, तो बामर था। बामर मतलब विजिबल रीजन था। चलो इतना तो याद ही है। तो बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग लाइट विल बी इमिटेड। तो देखो अल्ट्रा तो 1 में आता है, तो वो तो होगा नहीं। आपको पूछा है 4 to 2, 4 to 2 में क्या होता है, बामर और विजिबल। और विजिबल में देखो विबग्योर होता है, ये आपको पता है ना, ये क्या होता है, विबग्योर। और विबग्योर में देखो कौन सी लाइन होती है, हाँ ग्रीन लाइन, ये ना। आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बॉम्बे ग्रीन। क्या समझ में आ गया। तो ये आपको याद रखना है 76, क्योंकि विजिबल में टोटल जो रेडिएशन प्रेजेंट है वो आपका विबग्योर प्रेजेंट है। और विजिबल में से आपको कोई भी लाइट पूछी हो आप लोग लिख सकते हो, ग्रीन के अलावा रेड, वायोलेट या कुछ भी पूछा होता आप लोग लिख सकते थे। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं 77। आप लोगों ने लिख लिया होगा, मैं सफाई कर लूँ इधर। ओके, चलो तो क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 77। बोला है द वैल्यू ऑफ सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। क्या पूछा है, इलेक्ट्रॉन की जो सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी है वो कितनी है, x है। तो फाइंड आउट दिस आयनाइजेशन एनर्जी। सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब होता है कि आप लोग क्या फाइंड करोगे, डेल्टा ई, तो -13.6 है ना, इंटू जेड स्क्वायर। जेड स्क्वायर तो किसके लिए है, कुछ बोला नहीं, तो हाइड्रोजन 1 ले ले, तो 1/1 स्क्वायर। और बोला है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब कितना होता है, n इज इक्वल टू 3 होता है ना, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। तो -13.6 और ये होता है 8/9। और ये जो एनर्जी वो कितनी है, x है। आई होप मेरी ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, फिर बोला है फाइंड आउट इस आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, हाँ इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में से सीधा कहा जाएगा इनफाइनाइट, मतलब आपका डेल्टा ही ऐसा होगा। -13.6 इंटू जेड तो 1 है, 1 का स्क्वायर 1, और इनफाइनाइट का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0। मतलब ये टर्म तो पूरा 1 हो गया। तो डेल्टा ही किसके इक्वल है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल है। क्या समझ में आ गया। तो देखो अगर ये मैं सामने लेके जाऊं ना, देखो हमको तो फाइंड क्या करना है, आयनाइजेशन एनर्जी। और आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू है -13.6। तो यहाँ पे -13.6 आपका क्या शो करेगा, आयनाइजेशन एनर्जी। तो देखो 9x/8 इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल है, आयनाइजेशन एनर्जी, मतलब इज इक्वल टू आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी कितनी हो रही है, 9x/8 जितना हो रहा है। ठीक है, आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो होगा सी, 9x/8। खैर ये बात समझ में आ गई मेरी। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था,
बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आप लोगों ने करेक्ट किया होगा। ठीक, चलो चलते क्वेश्चन नंबर 78। बोला है हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन द कार्नल कर्नल ऑफ क्या बोला है, फास्फोरस बोला है, Z इज इक्वल टू 15। देखो मैंने आप लोगों को आगे ही बताया था कि कर्नल किसको बोलते हैं, वो मिलिट्री में होता है वो नहीं। यहाँ पर आपको देखना है कि जो वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन है इसके सिवाय जो है वो आपके कर्नल होते हैं, मैंने बोला था ना। तो देखो फॉस्फोरस है, आयनाइजेशन सॉरी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। बात समझ में आ गई। देखो 3s2 3p3 वाले तो होंगे नहीं, बाकी कौन होंगे, ये टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 10। अगर ये भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फॉस्फोरस वाली ओल्ड है ना पुरानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 और 5 ऐसा होगा, ये दोनों आपके कर्नल है, ये तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है। तो 2 और 8 कितना हो गया टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। हाँ, तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा 10 होगा। ठीक है, तो बस आपको ये ध्यान रखना है 10 इज योर करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। तो इसके बाद चलते हैं 79। 79 में बोला है क्रोमियम है, बोला है फाइंड आउट द नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन विद n इज इक्वल टू 3 और m इज इक्वल टू +1। देखो ये आप थोड़ा सा डायग्राम लिखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। आई होप आप लोगों ने ये लिख लिया होगा। मैं थोड़ी सी यहाँ पे सफाई कर दूँ। ठीक है, सफाई का मतलब होता है निकाल दे रहा हूँ। ठीक है, वैसे कोई मैं सफाई नहीं करने वाला। हाँ, देखो क्रोमियम है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, आर्गॉन 4s1 और 3d5। तो 4s1 और 3d5 में जरा दिखाओ। देखो यहाँ पे कहीं पर भी Cr+ Cr2+ नहीं लिखा है, सिर्फ क्या लिखा है क्रोमियम। तो क्रोमियम के लिए आप लोग क्या लिखोगे, देखो यहाँ पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, और 3D में भी टोटल कितने इलेक्ट्रॉन 5। तो 1 2 3 4 5। समझ में आ गया। n इज इक्वल टू 3, तो ये आपका 3D है, तो मतलब इसकी बात हो रही है, इसकी तो बात हो ही नहीं रही है। m इज इक्वल टू +1, तो देखो ये -2 -1 0 +1 +2। m इज इक्वल टू +1, तो +1 में कितना इलेक्ट्रॉन है भाई, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। दिखाई दे रहा है, हाँ सर दिख रहा है। तो देखो लिखो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, सी होगा। ठीक है, 79 में क्या आ जाएगा 1। ठीक है, चलो इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80। अरेंज द ऑर्बिटल हाइड्रोजन एटम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। तो देखो हाइड्रोजन के लिए एक स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो कि मैंने आप लोगों को ड्यूरिंग द लेक्चर लिखवाया है, वो है 1s, फिर 2s इज इक्वल टू 2p की सेम होती है, फिर 3s इज इक्वल टू 3p इज इक्वल टू 3d सेम होता है, देन 4s इज इक्वल टू 4p इज इक्वल टू 4d इज इक्वल टू 4f होता है। ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, देखो ऐसे लोगों को कौन फॉलो कर रहा है, देखो स्टार्टिंग 2s से हो रहा है तो 2s आएगा, इसके बाद सेम आना चाहिए 3s 3p 3b है ना, 3p 3d, 3d है नहीं 3p तक चलेगा, फिर 4s 4p 4d ये भी चलेगा। देखो यहाँ पे ऐसा आ गया, हाँ ये नहीं होना चाहिए ग्रेटर देन, लेस देन भी नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना। मतलब एकमात्र ऑप्शन ए है जिसमें इस लॉ को फॉलो कर रहा है। इस वाली जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको कौन फॉलो कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81। बोला है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सेट क्वांटम नंबर इन इलेक्ट्रॉन हैव द हाईएस्ट एनर्जी। हाँ, आपको अगर हाईएस्ट एनर्जी चेक करनी है तो हम लोग क्या चेक करते थे, n+n रूल। ठीक है, देखो इसमें n+n रूल कितना लगेगा, 3+2 कितना हो जाएगा 5, 4+3 7, 4+1 5, 5+0 5। किसमें सबसे ज्यादा है, ये रहा। समझ में आ रहा है, तो मतलब ये तो आपका हो रहा है कौन सा, पहले वाला 3D होगा ना, दूसरा कौन सा होगा 4f होगा, फिर 4p होगा, देन 5s होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सबसे ज़्यादा किस में, 4f में। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, बॉम्बे हो जाएगा। क्या समझ में आ गया। इसके बाद आगे चलते हैं। देखो आपके कुछ रिलेटेड है केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये भी आपको इसके क्वेश्चन ध्यान में रखने हैं। ठीक, तो मैं अपने पास भी जो क्वेश्चन है वो निकाल दे रहा हूँ। हाँ, बोला है देखो द लॉन पेयर ऑफ XeF4। XeF4 में लॉन पेयर कितने होते हैं, लॉन पेयर बोला है
तो Xc का स्ट्रक्चर ऐसा होगा, एफ 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 और एफ, एक लॉन पेयर ऊपर और एक लॉन पेयर नीचे होता है। खैर, जिसको उसका स्ट्रक्चर याद होगा वही ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, बॉम्बे होगा। तो उसके पास कितने लॉन पेयर आ रहे हैं, 2 ही आ रहे हैं। समझ गए। उसके बाद बोला है फाइंड आउट, हाँ बॉन्ड ऑर्डर। देखो ये कितना, 12 13 14 है ना, तो 14 के लिए आप लोगों को लिखा है बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 3। शॉर्टकट पता है बस, तो डी हो गया। तो डी इज योर करेक्ट आंसर। क्या समझ में आ गया। इन विच ओवरलैपिंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट, स्ट्रॉन्ग ओवरलैप कौन सा होता है। ठीक है, तो याद रखो स्ट्रॉन्ग ओवरलैप होगा, कौन सा होगा, पी बॉन्ड पी में आपको देखने को मिलेगा। ये एनसीईआरटी की सीधी लाइनें हैं जो कि आपको याद रखनी है। ओके, चलो उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग है हाईएस्ट बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल किसमें सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे देखो एक है आपका XCF6 ना, एफ 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 एफ, एक एफ ऊपर और एक एफ नीचे। SO2Cl2 है ना, तो डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, Cl Cl, एक है आपका PCl3। ठीक है, तो Cl 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 और एक Cl ऐसे दिखाया जाएगा, और एक है NO2+। ठीक है, तो देखो सबसे ज्यादा जो बॉन्ड एंगल आपको देखने को मिलेगा ना वो है ये वाला स्ट्रक्चर में, बाकी किसी में भी बहुत कम देखने को मिलेगा। ठीक है, वो आप लोग सीधा हाइब्रिडाइजेशन या बॉन्ड ऑर्डर से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो होगा डी, NO2+। ठीक है, चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 86 क्या बोला है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन इन एन एटम में हैव क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू, देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने बोला था, क्या बोला था, 2n²। तो 2 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन है 32 इलेक्ट्रॉन। बट m की वैल्यू कितनी है, -1/2, मतलब आधे हो जाएंगे, कितने, 60 इलेक्ट्रॉन। 30 इलेक्ट्रॉन कब होगा, जब प्लस और -1/2 है। बट -1/2 का मतलब ये है आधा, आधा मतलब डी ऑप्शन, डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या समझ में आ गया। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 87, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ ट्रांजिशन इन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉल इन अल्ट्रावायोलेट रीजन। देखो अल्ट्रावायोलेट वाला एकमात्र ऑप्शन है कौन सा, लाइमन। बहुत इजी क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, तो अल्ट्रावायोलेट वाला कौन सा है, लाइमन। समझ गए। चलो इसके बाद बोला है कि कंसिडर द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर एंड विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल। ये देखना भाई, नॉट पॉसिबल पूछा है। ठीक है, चलो पहले के लिए बात करो तो कितना आ रहा है, 3s0, मतलब पहले वाला 3s है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, s का वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 0 नहीं होना चाहिए बस। तो प्लस 1/2 है, मतलब ये तो करेक्ट है आपका। फिर इसके बाद एक 2 है, ओके, और 2 L इज इक्वल 2 का मतलब देखो 0 1 2 3 SPD, क्या 2D होता है, नहीं होता, मतलब ये पॉसिबल नहीं है। चलो तो 2 वाले ऑप्शन किधर है, ये रहा ये रहा ये रहा, मतलब ये तो गया। चलो थर्ड वाला देखो, 4 L की वैल्यू 3, मतलब कौन सा होता है, F 4F, और 4F में, हाँ तो F में -2 देखने को मिलता है, हाँ मिलता है, तो मतलब ये तो फॉलो कर रहा है। चलो ये देखो 1, तो 1 L 0 है, मतलब 1s, ये भी फॉलो कर रहा है। हाँ मतलब जब L 0 होता है ना तब M भी क्या होता है, 0 होता है, -1 होता है, नहीं होता, मतलब ये भी फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, चलो और लास्ट वाला है 3 और L इज इक्वल टू 2, मतलब कौन सा हो गया, D, और ये फॉलो करता है -2 to +2, और यहाँ पे क्या लिखा है, हाँ 3 लिखा है ना, ये भी फॉलो नहीं कर रहा है। मतलब आपके जो करेक्ट आंसर ऑप्शन जो हो गए वो है 2, एक हो गया 4 और एक हो गया 5। क्या ऐसा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, हाँ 2 4 5। आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। समझ में आ रहा है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। ओके, अब लास्ट 2 क्वेश्चन रह गए, कभी बहुत अच्छे से कैलकुलेशन करते हैं। देखो बोला 89, एज पर बोर मॉडल द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट ऑफ डबली आयोनाइज लिथियम एटम। देखो डबली आयोनाइज को बोलते हैं Li2+ आयन, लाइक हाइड्रोजन एटम।
है ना, क्योंकि ये एटम कैसा होगा, हाइड्रोजन एटम जैसा होगा, क्योंकि उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। चलो बात सही है, Z=3 है। अब मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, यहाँ पे बात किसकी हो रही है पता है, हाँ किसकी हो रही है, इलेक्ट्रॉन को n=1 से निकाल के कहाँ फेंकना है, हाँ इनफाइनाइट में फेंकना है। ठीक है, तो क्या करोगे, तो फर्स्ट सेल की एनर्जी चेक कर लो, तो E=-13.6 इंटू Z², 3 का स्क्वायर 9, और फर्स्ट सेल की एनर्जी n=1, तो करोगे ना तो -122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है। अगर फर्स्ट सेल की एनर्जी ये है, आपको भेजना कहाँ है, इनफाइनाइट, जहाँ पे 0.0 वोल्ट होता है, तो कितना एनर्जी दूँ तो ये जीरो में चला जाएगा, तो हाँ +122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। यार ये बात समझ में आ गई, क्लियर है, ओके। चलो इसके बाद चलते हैं आगे, एकमात्र क्वेश्चन रह गया है। ठीक है, मैं थोड़ी सी जगह बना लूँ यहाँ पर, और फिर आगे देखते हैं। चलो 90 नंबर बोला है, द फर्स्ट इमिशन लाइन ऑफ बामर सीरीज फॉर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हैज द वेव नंबर इक्वल टू, वेव नंबर मतलब 1/λ इज इक्वल टू न्यू बार इज इक्वल टू RZ², 1/Ni, Ni मतलब बामर के लिए बात किया ना, तो बामर के लिए Ni2 होता है, और फर्स्ट इमिशन लाइन है ना, तो फर्स्ट इमिशन लाइन कौन सी होती है, Ni=3 होती है, वही होती है फर्स्ट इमिशन लाइन। तो कितना हो जाएगा, हाँ तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो न्यू बार इज इक्वल टू R, ये कितना हो गया 5/36, तो ऐसा कोई दिख रहा है 5/36, हाँ डी ऑप्शन, समझ में आ गया। तो ऑप्शन कौन सा होगा, डी आपका करेक्ट आंसर होगा। भगवान कर ले काम। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। यार आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आप लोगों ने टोटल 90 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। ठीक, अब मिलेंगे नेक्स्ट है ना अगस्त, उसके बाद सितंबर मेगा टेस्ट के सॉल्यूशन में, तब तक सबको जय श्री कृष्ण।